हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व। हम सर जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके माइनर के पेपर से रिलेटेड है, जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स का इसका टाइटल है। और इसकी एक वीडियो हम ला चुके थे, आपका सेकंड पार्ट है। ये पेपर 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था, जो कि 12 तारीख को हुआ था। ये माँ शाकुम्भरी का पेपर है, ठीक है। आइए आगे पेपर देखते हैं। हमने 26 क्वेश्चन तक देख लिए थे, अब हम 27वें पर आ चुके हैं। सभी को मैं एक बार दोबारा से बता दूं, ये माँ शाकुम्भरी का पेपर है बेसिक इकोनॉमिक्स का, जो कि माइनर का है। इसकी जो बुकलेट सीरीज़ है वो ए सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? ए सीरीज़, ठीक है। पेपर कोड आपका 210-850 है। 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था ये। तो जो बच्चे 4th सेमेस्टर के हैं वो अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, और जो बच्चे अदर यूनिवर्सिटी के हैं जिनके यहाँ पर ये पेपर आ रहा है वो अपना यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और भी सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। और जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि सर इंडियन इकोनॉमी पढ़ा दो, तो उनका इंडियन इकोनॉमी की मैं अब वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँगा इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो वो भी हमसे जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 27 क्वेश्चन जो आपका है, इफ़ इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज़ ज़ीरो द गुड्स। अगर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मतलब कि जो ईडी है, क्या है? ई डी, आपका ईडी क्या हो जाए? ज़ीरो के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? ज़ीरो के इक्वल। अब अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है तो उसका ग्राफ देखते हैं पहले कैसा बनता है। आपका जो उसका ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है कि आपका प्राइस में तो क्या होगा? चेंज नहीं होगा, पर लेकिन डिमांड में आपको चेंज, डिमांड उसकी चेंज नहीं होगी, प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कि प्राइस आपका चेंज हो जाएगा। प्राइस आपका यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। अगर यहाँ पर मैं आपको P1 कहूँ, P1, और यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ P2, तो ये आपका प्राइस जो है वो आपका शिफ्ट हो गया, चाहे तो बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। पर लेकिन आपकी जो डिमांड है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी डिमांड है, वो कैसी रही है? वो बिल्कुल सेम रही है। तो ये आपका क्या बनता है? ये आपका क्या बनता है? ये आपका इसका ग्राफ बनता है। किसका? जब ईडी कितनी हो जाए? ज़ीरो हो जाए। और इसको बोलते हैं हम बेलोचदार। क्या बोलते हैं इसको? बेलोचदार। मतलब कि आपकी इन इलास्टिक, पूर्णतः इन इलास्टिक, ठीक है। या फिर इसका थोड़ा सा और भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ईडी ज़ीरो का देख रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा कब होता है कि क्या चीज़ होती है कि आपकी डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो और प्राइस में परिवर्तन हो जाए। कि प्राइस में परिवर्तन होने के बाद भी डिमांड में अगर परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है या थोड़ा बहुत ही हो रहा है, तो ऐसा कब होता है? ऐसा आपका नेसेसरी गुड्स के साथ होता है। कौन से गुड्स के साथ होता है? नेसेसरी गुड्स। मतलब कि आपका खाने के सामान, जैसे कि आपका रोटी, आटा या दवाइयाँ, ये सारे जितने भी गुड्स हैं ऐसे नेसेसरी गुड हैं, वो ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपकी दवाइयाँ हैं, मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, आपने कोरोना काल में देखा ही है कि अगर कोई भी मेडिसिन है, या आप नॉर्मल मेडिसिन ले लो, आप एक बुखार की मेडिसिन ले लो, फीवर की मेडिसिन ले लो, अगर आपको फीवर है तो आप मेडिसिन वो बाय करोगे ही करोगे, ठीक है। भले ही वो कितनी महंगी हो, जब भी उसे बाय करोगे उतनी ही क्वांटिटी में बाय करोगे जितने में आपको चाहिए, चाहे वो सस्ती हो। तो आपको क्या कर रहे हो? प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, आपको बाय करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपका नेसेसरी गुड में आएगा। तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम नहीं होगी, ठीक है। और कम होगी तो फिर थोड़ी बहुत ही कम होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 27 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूशन गुड। सब्स्टिट्यूशन गुड के लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। हु गेव द पॉइंट मेथड फॉर मेजरिंग द। ये सेम क्वेश्चन जो आपका पिछली बार आया था। क्या आंसर है? मार्शल। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्टर विच अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी। सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। अगर पिछली पेपर की वीडियो भी देख के गया ना कोई बच्चा, तो वो भी बहुत आंसर लगा गया होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कंज्यूमर सरप्लस बेस्ड ऑन, फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। कंज्यूमर सरप्लस किस पर बेस रहता है? तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पर ये आपका बेस होता है। मैंने पिछली बार वाले क्वेश्चन में भी आया था, जिसे हम क्या कह रहे थे, मैंने आप इसमें बताया भी था कि कंज्यूमर जो सरप्लस है वो आपका कार्डिनल पे बेस है। पर लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि यूनिवर्सिटी ने पिछली बार भी वो गलत लिया था, तो उसे एक बार चेक करके जरूर जाना। फैक्टर
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, देखो कितने सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया पेपर में। तो क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए जो फैक्टर जब सारे चेंज हो सकते हैं वो लॉन्ग टर्म में, जो साधन है उत्पादन के साधन है वो परिवर्तनशील रहे, परिवर्तनशील मतलब चेंज हो जाए, मतलब लेबर आपकी और कैपिटल, ये सारे जितने भी 5 तरह के फैक्टर हैं वो चेंज हो जाए, तो वो कौन हो, किस में होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। लॉन्ग टर्म में आप सारे फैक्टर चेंज कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैंने, क्या एग्जांपल दिया था कि अगर मैं 30 समोसे बोलूँ कि 30 समोसे चाहिए मुझे कितनी देर में, 5 मिनट में, 5 मिनट में 30 समोसे चाहिए, तो हो सकता है मैं उस 5 मिनट में 30 समोसे प्रोवाइड ना कर सकूं, क्या पता मेरे पास आटा ना हो, क्या मेरे पास साधन ना हो, या मेरे पास इतना लेबर ना हो, मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन का, इस प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी फैक्टर चाहिए वो मेरे पास उपलब्ध ना हो, मेरे पास नहीं हो, तो मैं उसको क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो मतलब कि वो फिक्स रहेंगे मेरे पास। पर लेकिन अगर मैं कह दूं कि 30 समोसे चाहिए और मुझे, मैं टाइम दे दूं कि भाई 4-5 दिन है तुम्हारे पास, 30 समोसे मुझे इस टाइम चाहिए, सिंपल सी बात है, आप हर चीज़ को चेंज कर लोगे। आप लेबर भी ले आओगे, मतलब कि आप लेबर भी चेंज कर लो, कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल भी इकट्ठा कर लो कहीं से, आप अपना और भी सारी चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कहीं ना कहीं से चेंज करके ले आओगे। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म आ जाता है। 33 की बात कर लेते हैं, द स्लोप ऑफ द, देखो ये प्राइस लाइन है, ठीक है, प्राइस लाइन, ये आप इंडिफरेंस कर्व में आपने पढ़ी है, तो क्या होती है, पी एक्स अपॉन पी वाई, ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाई थी, टेन थीटा, अगर याद होगा किसी ने ली है ना, तो मैंने आपको टेन थीटा करके निकाल के भी दिखाई है, क्योंकि स्लोप जो होती है वो टेन थीटा होती है, तो मैंने निकाल के भी दिखाई थी। तो कितनी आई थी, पी एक्स अपॉन पी वाई आती, मतलब प्राइस ऑफ एक्स गुड प्राइस ऑफ वाई गुड का रेशियो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। रिज रेखाएं किससे संबंधित है, या आपके आइसो प्रोडक्ट कर्व से संबंधित है, ये सेम क्वेश्चन आ गया पीछे से। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो जो आइसो, मैंने आपको बताया था आइसो प्रोडक्ट कर्व और इनडिफरेंस कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये प्रोडक्शन के लिए होता है, वो आपका सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड था। तो ये आपका ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 सेकंड रुकिए ज़रा, मैं चार्जर लगा दूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसकी सबकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया, रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है रिटर्न टू स्केल, आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, और जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल है वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो सेम क्वेश्चन आए हैं। देखो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूले की क्लास दे के गए थे तो आप एकदम से फॉर्मूले वाला सही क्वेश्चन कर सकते हो। क्या एवरेज कॉस्ट, जो आपका ए सी एवरेज कॉस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी के बराबर होता है। टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड, देखो फिर से क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, एमसी का जो फॉर्मूला होता है उससे बनाएंगे। एमसी का जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का, वो फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या चीज़ है, मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो इनमें से किस पे डिपेंड करेगा, टोटल कॉस्ट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूले में टोटल कॉस्ट आ रहा है। अगर इसमें क्वांटिटी दिया होता तो वो भी इसमें आ जाता। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही आंसर लगाया हुआ है। विच स्टेटमेंट, जो एवरेज कॉस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और एवरेज वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है, प्लस के उसके सम के इक्वल होता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, देखो सिंगल फर्म मोनोपोली में होता है, बिल्कुल सही। नो सब्स्टिट्यूशन गुड, बिल्कुल सही है। प्राइस मेकर होता है, क्योंकि सिंगल फर्म होगी अकेली तो वो प्राइस मेक करेगी, मतलब प्राइस को अपने आप डिसाइड करेगी, तो इसका ऑल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इन लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक अटेंस, मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको मतलब कि अतिरिक्त लाभ मिलता है। कैसा मिलता है, अतिरिक्त लाभ। अगर शॉर्ट रन की बात करें तो तीनों चीज़ें मिलेगी, शॉर्ट रन में तीनों मिलता है, और अगर लॉन्ग रन की बात करें तो फिर उसमें अतिरिक्त लाभ ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें भी 2 कंडीशन होती है, पर लेकिन इसमें इसके अकॉर्डिंग, इस जो हम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसमें अतिरिक्त लाभ लगाएंगे। वैसे कंडीशन होती है कि अगर कोई फर्म एंट्री नहीं कर रही है तो लाभ मिलेगा, अगर फर्म एंट्री कर रही है तो आपको लॉस मिल सकता है, तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है, पर लेकिन ऐसी कंडीशन में आप यही आंसर लगा सकते हो। विच स्टेटमेंट इज ट्रू द मोनोपोली, देखो 3 है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और आपका
परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इक्वल टू एम आर होता है और मोनोपोली में ए आर ग्रेटर देन होता है एम आर के, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैंने अभी बताया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, ए आर इक्वल टू एम आर होता है, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म इज प्राइज मेकर या प्राइज टेकर, तो ये प्राइज टेकर होती है ना कि मेकर। प्राइज मेकर होती है मोनोपोली, प्राइज टेक करती है, मतलब जितना प्राइज हो गया वो चीज़ें। हु डिसाइड प्राइज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कौन प्राइज को डिसाइड करता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जी हर कोई कर रहा है, देखो इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री मतलब कि जो आपके उद्योग होते हैं वो सारे मिल के करते हैं, तो एक फर्म नहीं करती, पूरी इंडस्ट्री करती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक मार्केट बनी हुई है, तो आपस में सारी मार्केट डिसाइड करती है कि किस तरह का रहेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन एक कैसी कंडीशन है, ये एक आपकी कैसी है, ख्याली कहेंगे या फिर मैं वो वर्ड नहीं याद आ पा रहा मुझे, एक आइडियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, आइडियल, ये रियल लाइफ में मिलती नहीं है, तो इसमें इंडस्ट्री करके हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री करती है। इन शॉर्ट रन ए फर्म अटेन्स द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, देखो मैंने बताया शॉर्ट रन में तीनों चीज़ें होती है, आपको लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में तो फिर या तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगा, या तो लाभ मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, ठीक है। जो मोनोपोली होती है उसमें अतिरिक्त लाभ ही मिलता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है जो मोनोपोली होता है, ठीक है। और सब में थोड़ी थोड़ी कंडीशन है उसके हिसाब से मिलता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंडीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या पूछ रहा है ये कि इनमें से कौन सा ट्रू है। देखो मैनी फर्म्स बिल्कुल है, मैनी फर्म्स होती है मतलब बहुत सारी फर्म होती है। डिफरेंट गुड बिल्कुल सही है, डिफरेंट गुड्स बेचते हैं। और एडवर्टाइजिंग, तो देखो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि डिफरेंट तरह के गुड्स तो होंगे, मतलब डिफरेंट तरह के गुड्स तो होंगे, पर लेकिन थोड़े से सिमिलर, मतलब उनका वर्क सिमिलर होता है। जैसे कि आपका एक बात कर लें टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट उससे बात कर लेते हैं। टूथपेस्ट क्या है, अलग तरह के हैं, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, ये अलग तरह के क्या है, टूथपेस्ट हैं जो कि भाई दांत साफ़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब कंपनियां क्या करती हैं, अपने अपने एडवर्टाइज़ करती है, अपने अपने क्या करती है, एडवर्टाइज़ करती है कि भाई ये हमारा वाला ज़्यादा अच्छा है, हमारा वाला अच्छा है। पर लेकिन देखो काम तो दोनों का एक ही है, पर लेकिन डिफरेंट गुड्स है, गुड्स डिफरेंट है, काम भले ही एक है, ठीक है। तो इस तरह वो पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है। तो आज के लिए आपका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सभी आ जाएगा। और ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यही हमारी रियल लाइफ की मार्केट कंडीशन होती है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में दोनों में क्या होता है, ये आपका सेम मिलेगा, ठीक है। ए आर ग्रेटर देन एम आर। 2 सेकंड रुकिए, आगे चलते हैं। 49 क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ मेजरिंग, आप सभी को पता है, देखो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। द फॉर्मूला ऑफ GNP माइनस ई आपका एक्सपोर्ट है और आई इम्पोर्ट है, ठीक है। तो GNP में से माइनस कर देंगे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मतलब कि नेट अब्रॉड से जो आने वाली नेट इनकम है उसे माइनस कर देंगे, तो आपका वो GDP के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, GDP है, फॉर्मूले वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ये हमारी थी सेकंड पार्ट इसका। सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बताया है, जो भी एक्सप्लेन करने वाले थे उन्हें एक्सप्लेन भी किया है। और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं पहले की वीडियोस थी उसमें एक्सप्लेन कर चुका था, तो मैंने इसलिए उनको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन हाँ, जो नए थे उनको एक्सप्लेन मैंने साथ साथ किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ठीक है। आपको हेल्प मिल रहा होगा ज़रूर इससे। और मुझे ये बताना कि कितने बच्चे कितना कुछ करके आए हैं, कि भाई इतना ख़राब तो नहीं करके आए कि पास होने की हालत नहीं बन रही, ठीक है। मुझे लगता है पास हो जाओगे, पेपर अच्छा था बिल्कुल, जो कि आपका सेकंड सेम का पेपर हुआ था उससे ही काफ़ी मिलता जुलता पेपर था, काफ़ी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आए थे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम कोशिश करेंगे आपकी इनकम वाली जो इंडियन इकनॉमी वाली भी स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चों ने पेपर भी भेजे हुए हैं काफ़ी सारे कि आंसर की के लिए, वो भी आंसर की डालेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।